डाकू पान सिंह और भेड़िया मानो, ये कवर चित्र है दोस्तों। हमेशा की तरह इस बार भी जब पान सिंह थोड़ा आराम करने के लिए लेटा तो कोई मुझे पुकारता हुआ पहुंचा। सुपारी, लगता है मुझे ये ढूंढ रहे हैं, इसे यहीं बुला ले। अबे ओ घुड़सवार, आजा इधर ही आजा। पान सिंह उस्ताद, पान सिंह उस्ताद, आप कहाँ हैं? भगवान का शुक्र, आप मुझे मिल गए। जहानाबाद के राजा ने राजा ने आपको याद किया है, आपकी सहायता की ज़रूरत है। जहानाबाद का राजा? हाँ उस्ताद, आज हमारे राज्य से बड़ी अजीब अजीब बातें हो रही हैं, इसलिए राजा जी ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। आप मेरा घोड़ा ले लीजिए, अपने आप पैदल चला जाऊंगा। राजा तो बहुत पुराना है, अच्छा दोस्त है, मुझे अभी जाना चाहिए। सुपारी, राजा एक बहुत अच्छा और बहादुर आदमी है। अगर उसे हमारी सहायता की आवश्यकता आन पड़ी है तो कोई खतरनाक बात है, और फिर उसने हमारी भी कई बार सहायता की है। हाँ उस्ताद, हमें ज़रूर वहाँ पहुँचना चाहिए। और एक ही छलांग में पान सिंह उस दूत के घोड़े पर सवार हो गया, और पान सिंह एक बहादुर योद्धा के साथ साथ एक बढ़िया घुड़सवार भी था। चल खूबसूरत घोड़े, जरा दिखा दी अपना जलवा। और दूसरे, जब पान सिंह ने अपने दोस्त सवारी को भी उठा लिया, घोड़े पर बैठा लिया, और जहानाबाद एक छोटा सा राज्य था जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। तरह तरह के खूंखार जंगली जानवर थे। राजा खुद एक अच्छा खासा माना हुआ बहादुर शिकारी भी था, फिर भी न मालूम कौन से भयानक विपदा आन पड़ी है, उसे अपना दूत पान सिंह की सहायता के लिए भेजा है। मेरे राजा को कहना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। और यात्रा बहुत ही कठिन और जानलेवा थी। उस्ताद, आओ मेरा हाथ पकड़ो, इस रास्ते से आधा बचा रास्ते में हम आधा दिन बचा बिता देंगे। वो तो ठीक है, ऐसे तो मेरा आधा वजन कम हो जाएगा। फिर दोनों बहादुर की तरह तरह भयानक कठिनाइयों को पार झेलते हुए आगे बढ़ते रहे, और क्योंकि राजा के पास जल्दी पहुंचना था। और राजा साहब, हम आ गई। आप चिंता छोड़िए, हमें बताइए कि आप पर क्या मुसीबत आना पड़ी। चिंता न कैसे छोड़ूं मेरे दोस्तों, मुझ पर पड़ी मुसीबत कुछ ऐसी भयंकर है। 20 साल पहले जब मैं जवान था तो एक शिकार खेलने निकला। मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरा इकलौता छोटा बेटा था। उन दिनों एक आदमखोर ने आतंक मचा हुआ था। राजा के होने पर अपनी प्रजा के प्रति यह कर्तव्य है कि मैं आदमखोर को खत्म करूं, और मैं अकेला ही भाला भाला लेकर उस आदमखोर चीते के पीछे करता हुआ गुफा तक जा पहुंचा। यह मेरे जीवन का एक बहुत भयानक भयानक लड़ाई थी, लेकिन आखिरकार मेरी जीत हुई। मैंने उस आदमखोर चीते को हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। मैंने प्रजा को प्रति अपना फर्ज पूरा किया। लेकिन जब मैं वापस अपने खेमे में लौटा तो मेरे जीवन का सबसे खतरनाक घटना घट चुकी थी। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक बहुत भयानक मजाक किया था। ऐसी क्या भयानक बात हो गई थी राजा साहब? जब मैं वापस पहुंचा तो खेमे में मेरी पत्नी और जोर जोर से चिल्लाने लगी आवाज़ आ रही थी। मैं जब उसे रोने चिल्लाने का कारण पूछा तो होश आवास उड़ गए। मेरे इकलौते नन्हे बेटे को अपहरण कर लिया गया था। मेरी पत्नी दुख से पागल हो गई थी। महीनों वह बेचारी लगातार रोती रही। इकलौते नन्हे बेटे को कोई पता न चला था। मेरी पत्नी मुझे यह बताया कि उसने भेड़िए का खूंखार
गुर्राहट सुनी थी। बस बहुत बड़ी मादा भेड़िया टेंट के बाहर जाते देखा था। इससे साफ जाहिर होता था मेरे नन्हे बेटे को मादा भेड़िया उठा लेकर ले गई। उसे अपने इकलौते बेटे की खोज में धरती पता ले कर दिया, लेकिन कोई सफलता न मिली। मैंने बेटे को ढूंढ निकालना करने के लिए एक इंतजाम भी कर रखा, लेकिन मेरा सब आखिरकार मैंने अपने बार राजपाट में व्यस्त रखना शुरू कर दिया। यह सोचा कि शायद किसी प्रकार अपने बेटे को गुम को बुला दूं। महाराज, यह तो अपने सचमुच बहुत अनर्थ हुआ। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले भेड़िए का दल जाने कहाँ से आया और गांव वालों पर टूट पड़ा। बहुत से खून खराबा हुआ जब, और उस दिन उन खूंखार भेड़ियों ने बहन नियम बन गया वह गांव वालों को जीना दुर्लभ कर दिया। राजा साहब, आप जैसा वीर योद्धा अकेला ही चीते को मार सकता है, तो इन भेड़ियों को दल को ठिकाने नहीं लगा सकता। नहीं सुपारी लाल, बात यह नहीं है। वास्तव में वह खूंखार भेड़िया का दल का नेता एक अजीब भेड़िया है जो आधा मनुष्य है आधा भेड़िया। इस पूरे गांव वाले ने अजीब दहशत फैल रखी है, लेकिन इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। आप चिंता मत कीजिए राजा साहब, मैं इन भेड़ियों को ठिकाने लगा दूंगा। इन भेड़ियों का नुमा इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे इतना दमखम है कि इतने भेड़िए नुमा इंसान को खुद टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया है जानते हो क्यों? यह तो मेरे लिए भी एक सवाल है। पान सिंह, वह भेड़िए नुमा मानव मेरे अपना खोया बेटा भी हो सकता है, और जब मेरा बेटा उसे कैसे मार सकता हूँ? इस समय तुम यह हाल कर सकते हो कि कृपया मुझे यह दुविधा से निकालो। हे भगवान, आप चिंता मत कीजिए राजा साहब, वह आपका लड़का हुआ तो हम उसे जिंदा पकड़ लेंगे, और अगर वह नहीं हुआ तो उस भेड़िए के साथ खत्म कर देंगे। जाओ दोस्त, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। राजा साहब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो सुपारी लाल, क्या पूछना चाहते हो? अगर हम भेड़िए मानव को पकड़ लें तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि आपका बेटा है या नहीं? मेरे बेटे की छाती की बाईं और त्रिभुज बना हुआ है। रहस्य मेरी पत्नी और मेरे सिवा कोई नहीं मालूम। ठीक है साहब, हम चलते हैं। और दोनों बहादुर जंगल के किनारे चट्टान के पीछे अपना मोर्चा जमा लिया। खूबसूरत चांदनी रात से दोनों बहादुरी से प्रतीक्षा करने लगे। अचानक खूबसूरत चांदनी रात में खामोशी को चीरती हुई भेड़ियों की एक भयानक सामूहिक आवाज़ गूंजी। यह भयानक आवाज़ साधारण आदमी का हार्ट फेल करने के लिए काफ़ी थी। और जंगल में अचानक तीन आकृति प्रकट हुई जो भूखे और भयानक भेड़िए थे, और ऊंची चट्टान पर चढ़कर उनके लीडर को अपनी प्रतीक्षा करने लगे। और लीडर आ गया। वह एक बहुत भयानक दिखने वाला प्राणी था, और जिसके सिर पर पगड़ी में भेड़िए की जगह तरह थी। बाकी शरीर पर बहुत ही ताकतवर इंसान की तरह था। और आकर चांद की ओर देखकर एक दिल दहला देने वाली आवाज़ निकाली, और उसी समय सुपारी लाल एक बहुत हल्की सी सरसराहट की। उस्ताद, मुझे कहीं से सरसराहट की आवाज़ आ रही है। और अचानक वह भेड़िया मानव इन बहादुरों की ओर लपका, और बगैर किसी चेतावनी के अगले ही पल उन पान सिंह पर कूदा। उस्ताद बचिए! और पान सिंह ने बाएं हाथ का भेड़िए मारने का जबड़ा हिला दिया। आजा बेटा, ऐसा करता भूसा शायद कभी तुझे जिंदगी में नहीं लगा होगा। और दूसरे भेड़िए को सीधे हाथ का एक करारा थप्पड़ जलता हुआ दूर जा गिरा। बेटा, तुम अभी बड़े खुशनसीब हो, पान सिंह जैसे महापुरुष की झापड़ों का सेवन कर रही हो।
और तीसरे भेड़िए पान सिंह ने एक करारी लात पड़ी और उड़ता हुआ दूर जा गिरा। लेकिन तभी भेड़िया मानव बाकी था। वह पीछे से धीमी गति में गुर्राता हुआ पान सिंह की गर्दन पर अपनी मजबूत उंगलियों के पान सिंह की गर्दन पर गाड़ दी। पर पान सिंह पीड़ा से तिरमिला और पान सिंह को यह भी समझते देर न लगी कि जिस शत्रु को कोई कम ताकतवर नहीं है, लेकिन ताकत सब कुछ नहीं होती। ऐसी लड़ाई में महारत हासिल थी और उसे दूर फेंकने के लिए उठाकर पान सिंह ने बाएं हाथ का लाफड़ उसके जबड़े पर रसीद किए दिया। अचानक पान सिंह की नज़र उस छाती पर गुदे आकार त्रिकोणीय आकार पर पड़ी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। तीनों भेड़िए एक बार फिर पान सिंह पर झपटे। अच्छा, अभी पहले की पिटाई तुम्हारे पेट नहीं भरा। और लेकिन उस्ताद तुम हट जाओ, इस बार शैतानी से मैं निपटता हूँ। और सुपारी लाल के हाथ में जलती मसाल तीनों भेड़ियों ने अपनी दम दबा कर भागे। भेड़िए, अगर तुम अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ। ये मेरा उस्ताद शेरों के झुंड से भी लड़ सकता है, भेड़ियों के झुंड से भी नहीं। और जैसे ही भेड़ियों का झुंड वहाँ से भागा तभी कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, अब कुछ देर के लिए सुरक्षित हूँ। वहीं तुम कौन हो और वहाँ क्यों चढ़े हुए हो, क्या कर रहे हो? मैं भोलू बुद्धू हूँ, मुझे इन भेड़ियों के झुंड के बारे में पता है। मुझे कुछ समय में नहीं आया कि इस बारे में कुछ बताऊँ। यह एक बहुत पुरानी कहानी है कि मुझे मेरे दादा ने सुनाई थी। मेरे दादा उनके दादा ने सुनाई थी। इन भेड़िए के झुंड को चंद्रमा रानी के जादुई साध द्वारा बस में किया जा सकता है। बहुत समय पहले जादुई राज एक निर्दयी राक्षस के पास था। वह नीच कामों के लिए प्रयोग किया करता था। जब वह चंद्रमा रानी ने खुद आकर उसे मार कर जादुई साज खुद हथिया लिया, फिर क्या हुआ? हमें इस बारे में और बताओ, शायद हमें कुछ जानकारी मिले। जादुई साज के बदलने से यह भेड़िए का झुंड तबाही करने निकल पड़ता है और कभी कभी मुझे उस जादुई साज की आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्यों कि मुझे भेड़िए का यह राज पता है, इसलिए पूरा चांद निकलने पर मुझ पर हमला करते हैं। अभी तक मैं किसी प्रकार बचा हुआ हूँ और कब तक चंद्रमा रानी की बांसुरी से इन भेड़ियों को शांत कर सकती है, मुझे बचा सकते हैं। उस्ताद यह ठीक कह रहा है। और उस बांसुरी तक कैसे पहुंचा जा सकता है? उस तक पहुंचना आसान नहीं है। पहाड़ से दूसरी तरफ कोई नहीं जाता, वहाँ जंगली जानवरों का राज है। वहाँ चंद्रमा का मंदिर पर वहीं पड़ी है वह बांसुरी। और मेरे दादा जी ने बारे में सुना था कि देखा नहीं, बस उस बांसुरी को लेकर इस जंगली शैतान के शांत कर सकते हो। उस्ताद चलो चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। और दम्बू हम तुम्हें चट्टान गुफा के अंदर मुझे इस मुंह पर चट्टान लगा देते हैं ताकि हमारे वापस आने तक जंगली भेड़िया से सुरक्षित रहो। और बूढ़े आदमी को गुफा में सुरक्षित बंद करके दोनों पहाड़ी दूसरी तरफ चल दिए। यात्रा कठिन थी, लेकिन रास्ते में जंगली जानवरों ने उनका रास्ता काटा। किसी प्रकार खतरा न मोल लेते हुए नियंत्रण आगे बढ़ते रहे और आखिरकार कठिनाई यात्रा के बाद चंद्रमा मंदिर तक पहुंच गए। अजीबोगरीब शांति छाई हुई थी। यहाँ एक अजीब सा डरावना माहौल था, यहाँ तक कि कोई पुजारी भगत भी नहीं था। ऐसा लगता है जैसे किसी शैतान का साया मंदिर पर। डरावना वातावरण शरीर में ठंडक दौड़ा देने वाला है। एक अजीब सा माहौल था। ऐसा माहौल तो पान सिंह डरने और न सुपारी सिंह। पान सिंह ने पीछे पीछे, सुपारी सिंह भी आगे बढ़ना शुरू किया। उसका जरा ध्यान से। और सुपारी दोनों अधिक सावधान थे। इसी सावधानी के कारण कई बार आगे पीछे पान सिंह को बचाया। अरे, यहाँ मंदिर में क्या खतरा हो सकता है?
और बाप रे, यह क्या उस्ताद। अचानक इन दोनों जहाँ खड़े थे तहखाने का दरवाज़ा खुल गया और दोनों तट पर नीचे आ गिरे। और यह खूबसूरत महिला कब्र कारिस्तानी थी। चंद्रयन के चमचे, तुम दोबारा चोरी करने आए हो? इस बार तुम्हें मार डालूंगी। चंद्रभान, मैं एक बार जादुई वाद यहाँ से चुरा कर ले गया था और इस बार मंदिर में खास पुजारी यानी मैं तुम चोरों को खत्म कर डालूंगी। खात्मा खतरा भापते ही सुपारी सिंह को देर न लगी। उसने एक अनुभवी फुटबॉल प्लेयर की तरह जोरदार किक चाकू पर रसीद कर दी। और हम किसी से चंद्रभान को नहीं जानते और यह भी जानता हूँ कि किसी ने मेरे उस्ताद पर हाथ उठाया तो उसकी खैर नहीं। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा तुम यह पान सिंह, अच्छा तो तुम उस्ताद पान सिंह, मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी लड़ाइयों के बारे में काफ़ी सुना है। मुझे माफ़ कर देना, मैं समझी तुम चंद्रभान ही आदमी हो। चंद्रभान भी पहले मंदिर का पुजारी था, वह बहुत शैतान था। उसने पहले यहाँ जादुई वाद को चुराया और वाद की शक्ति से जंगली जानवर को हुकूमत करता रहा। वह अपनी शैतानी काम उन्हीं जंगली जानवरों को जादुई वाद से बचा कर करवाता था। पक्का इरादा कर लिया है उसे ख़त्म करने का। बस एक न एक दिन ज़रूर आएगा और कीमत मुस्लिम मूनस्टोन को लेने। मैं भी शैतान चंद्रमा को यहाँ रखना नहीं चाहती। यह जादुई वाद का जवाब जादुई बांसुरी है, कहीं इसी मंदिर में है। उसी बांसुरी को लेने यहाँ आया हूँ। मैंने भी उस बांसुरी के बारे में पढ़ा है पुरानी किताबों में। उस बारे में लिखा है। आज तक मैंने उसे नहीं देखा। आओ मेरे साथ। मैं उस चट्टान के नीचे होनी चाहिए जहाँ चट्टान की पूजा करते थे। भगवान करे वे किताबों लिखा ठीक ही हो। और पुजारी ने उन दोनों को चट्टान के पास ले गई और वहाँ आकार की चट्टान का वजन 50 टन से कम न था और चट्टान एक और टिकी थी। यही है वह चट्टान जिसके नीचे बांसुरी होनी चाहिए। इस चट्टान को हटाया कैसे जाए, यह तुम मुझे करने दो। सुपारी द्वारा एक जम कर बनाया गया जवाबी पान सिंह चट्टान खिसकाने के लिए तैयार था। चलो उसका शुरू हो जाओ। और हमेशा की तरह इस बार पान सिंह पहले भगवान को आशीर्वाद दिया। चंद्रमा रानी, मुझे असत्य पर विजय की शक्ति दो। अपनी बांसुरी दो ताकि मैं असत्य का विनाश कर सकूं। और चट्टान सिंह ने ताकत पान सिंह चट्टान हटाने लगा। जय बजरंगबली की। अपने कंधे से चट्टान सिंह छटाकर पान सिंह ने जोर लगाना शुरू किया। पान खाकर पान सिंह के अंदर साथियों जितनी शक्ति आ जाती है। पहले वह भारी चट्टान कोटस से मस नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे चट्टान खिसकने लगी। चट्टान सिंह ने खिसकते ही नीचे एक छोटी सी सुरंग थी। सुरंग में पुकार वह चट्टान सिंह बहुत बड़ा होता गया और पुकार भारी आवाज़। सुपारी सावधान था, यह कैसी आवाज़। और तभी सुरंग से एक भयानक छिपकली निकली जिसके आकार बहुत बड़ा था। निकलते ही वह शिकार पर झपटी। बाप रे, ये बहुत खतरा। यह देखते हुए बर्बाद करने में समझदार भी सुपारी सिंह ने पुजारी का छुरा और उस पर टूट पड़ा। पहले मुझ से निमट लो, फिर मेरे उस्ताद पर हमला करना। बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई। छिपकली ने पूरी कोशिश की लेकिन सुपारी को काटने की, लेकिन सुपारी ने उस पर अधिक फुर्तीला था। और जब इससे पहले छिपकली वो सुपारी सिंह को काटने में कामयाब होती, सुपारी सिंह ने छुरा उसकी गर्दन में धंसा दिया और बड़ा
घातक वार था यह। और इस बीच पान सिंह ने चट्टान हटाने में कामयाब हो गया। देखते देखते वह बांसुरी यहाँ है, मिल गई। और पुजारी, तुम्हारा बड़ा बड़ा शुक्रिया, हम यह शैतान को जरूर ख़त्म कर देंगे। वीरों अपना ध्यान रखना, चंद्रभान बड़ा ये जालिम और ख़तरनाक है। और दोनों वहाँ से जल्दी चल दिए। उन्हें चले जाने के बाद पुजारी ने ध्यान से पान सिंह और पान दान पर आकर्षित हुई और सुपारी वहीं छोड़ गए। हे भगवान, इसकी जरूरत पड़ी। और उधर इस बीच पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ा शैतान सब कुछ देख रहा था। उस मोटे गंजे में इतनी हिम्मत कि मुझे टकराने चंद्रभान उसे मिट्टी में मिला देगा। और जब वह जादुई शान जो उसके गले में लटक रही थी उसे मुंह पर रखा, बहुत ही धीमी आवाज़ निकालते हुए वह मांसाहारी जानवर को क्रोधित करने में समर्थक थी। और वह आवाज़ 15 फुट लंबे और भयानक शेर के कानों में पड़ी तो गुस्से से दाड़ उठा। उधर पान सिंह सुपारी सिंह खतरे से बेखबर बांसुरी को लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। मौका की तलाश उनके पीछे कर रहा था और एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर उन दोनों को इंतजार करने लगा। अचानक ही उसकी गुर्राहट के साथ वह शेर पान सिंह पर कूदा। पान सिंह ने बिजली की तेजी से घूमा और साथ में पान सिंह का दाहिना हाथ और उतनी ही ताकत उसके हाथ में शेर के जबड़े पर पड़ा। इस बार शेर गुस्से में था तो पान सिंह भी उस पर कम गुस्सा नहीं था। शेर दौड़ा, पान सिंह भी दौड़ दिया। शेर ने पंजा तेजी से पान सिंह की गर्दन पर निशाना बनाकर घुमाया, लेकिन मुश्किल से पान सिंह ने अपने आप को बचा नहीं पाया और अपना वार खाली जाते देख शेर ने अगली बार फिर गुस्से से घूमा। इस बार अपना पंजा पान सिंह के कंधे पर मारने में सफल हो गया। इतना करारा था कि पान सिंह को लुढ़क किया खाता हुआ दूर जा गिरा और शेर ने एक बार उसका पीछा किया, लेकिन इस बार पान सिंह ने एक करारी की जबड़े पर काफ़ी भारी की थी वह। और इस प्रकार शेर थोड़ी देर के लिए चकरा गया। उसी वक्त पान सिंह ने भरपूर लाभ उठाया और चक्कर खाए शेर पर छलांग लगा दी। जय बजरंगबली की। और पान सिंह ने सजग भुजा से शेर की गर्दन दबोच ली। अगले पान सिंह चाहता था गला घोट कर उसे मार सकता था। पान सिंह इतने खूबसूरत और जंगली जानवरों का बड़ा प्यार था। पान सिंह को पता था कि जंगली जानवर तब हमला नहीं करते जब तक उन्हें उकसाया न जाए, इसलिए उसने मारने में विश्वास नहीं रखता था। इसलिए उसे आज़ाद और बहादुर समझता था। इसलिए शेर को कंधे पर उठाकर एक जोरदार झटका दिया और दूर फेंक दिया। जा मेरे बहादुर, जाकर अपना गुस्सा ठंडा कर। और शेर जोरदार झटके के साथ लुढ़कता हुआ पास ही एक झील में जा गिरा। अचानक उसे सिर पर ठंडे पानी गिरने से शेर का गुस्सा ठंडा हो गया और शांत होकर अपने रास्ते चला गया। मुझे अब भी हैरानी हो रही है, मुझ पर हमला क्यों किया? आम तौर पर आदमियों पर हमला नहीं करते उस्ताद। जब शेर आप पर हमला किया तो पहले मैंने वाद की आवाज़ सुनी थी। इसका मतलब वह शैतान चंद्रभान कहीं आसपास है। फिर फटाफट चलो, चंद्रभान आसपास है तो बूढ़े आदमी को खतरा हो सकता है। और पान सिंह का शक ठीक निकला। जैसे ही वे गुफा में पहुँचे उनके पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। उनके मुंह के सामने वह चट्टान हटाने दी गई थी। हे भगवान, इतनी भारी चट्टान किसने हटाई? जिसने भी हटाई तुम्हारी जितने ताकतवर है, भेड़िए मानव भी हो सकता है। नहीं सुपारी, भेड़िए मानव ताकतवर है लेकिन इतना भारी चट्टान नहीं हटा सकता। फिर उस्ताद कौन हो सकता है? या तो वह ये लकड़ी से लीवर बना
चट्टान को हटाया गया है या जिसने भी बड़ी लकड़ी का प्रयोग किया है अद्भुत शक्ति का मालिक है। लेकिन हमें इसे कैसे पता चल सकता है कि जिस लकड़ी का प्रयोग किया है वह जानवर नहीं कोई इंसान है? जी हाँ, भोलू एक राक्षस नुमा इंसान उठाकर ले गया। वह एक भूत बंगले में ले गया जहाँ चंद्रमा भेड़िए और दूसरे जंगलों के साथ रहता था। वाह, तुम इस बूढ़े और गद्दार को ढूंढ लाए। इसने जादुई साज का राज बताकर हमारे साथ गद्दारी की है। सजा इसे मिलेगी। फेंक दो इसे तहखाने में। जो मेरे आका। और उस बूढ़े को तहखाने में फेंक दिया। रोया भूख प्यास से तड़पने लगा, बचाओ बचाओ हम। तुमने मेरे जादुई राज साज को शैतान के राज को उस मोटे को बता दिया। अब तुझे मोटे की शक्ति का राज बता, वरना तुझे उल्टा लटका दूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, तुम्हारा काल है। उस बेचारे भोलू चंद्रमान को यातनाएं कब तक सहता। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस नाम का पान सिंह है। वह उस शक्ति का राज वह पान है जो उसका साथ सुपारी के साथ के लिए बनाता है। पान खाकर वह 10 हाथियों जितना शक्तिशाली हो जाता है। सुपारी पान बनाने की कला आती है। पान सिंह तुम्हारा काल है। वह अब तुम्हें जरूर खत्म कर देगा। हाँ हाँ हाँ, वह क्या खाकर मेरा सामना करेगा? गोचू मेरे वफादार नौकर, और जाकर उसे पान के पेड़ को उखाड़ दो, डाल दो इस जंगल के किनारे। वह उगा हुआ मेरे ख्याल से इस जंगल में वही पान का पेड़ है। हाँ मेरे आका, अब हुक्म मेरी गंजी टाँट पर। और बड़ी नपी तपी चाल से चंद्रभान बगैर पान सिंह की आदित्य शक्ति ना पा सकेगा और न तीनों गोचू, भेड़िया और चंद्रभान को से निमट सकेंगे। फिर हाँ, यही है वह एक और सिर्फ एक पान का पेड़। हाँ हाँ हाँ, इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अपनी ताकत का पूरा प्रयोग करते हुए गोचू ने उन के क्षणों पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया और तब उन टुकड़ों को इकट्ठा करके आग लगा दी। हाँ हाँ हाँ, और पान सिंह पेड़ जलने की वह खुशबू दूर से फैल गई। दूर जंगल में बढ़ रहे पान सिंह को उस जब्त पान पेड़ की खुशबू ने सूंघा तो उसे समझते देर न लगी कि पान का पेड़ जलाया जा रहा है। सुपारी, यह कौन जालिम पान का पेड़ को जला रहा है? उसे ढूंढो, मार मार कर उसका कत्था बना दूंगा। तुम्हें पान के पेड़ को जलाने की खुशबू आ रही है। और दोनों अपने असली मकसद से भूल कर चल पड़े उस दिशा की जिधर पान के पेड़ को जलने की खुशबू आ रही थी। गुस्से में पान सिंह का बुरा हाल था। वह पेड़ को जलने वाले को सख्त से सख्त सजा देना चाहता था। आखिरकार वह जब वहाँ जगह पहुँचा तो जलते हुए धुआं निकल रहा था। सुपारी जल्दी ही, शायद वह पेड़ को कुछ बचाओ। हाँ उस्ताद। दोनों पान प्रेमी जल्दी से जलते पान के पेड़ के पास भाग चले और जब पहुँचे तो उन्होंने देखा पान ने बर्बाद करने की सीमा से बाहर गोचू बड़ी फुर्ती से पान के पेड़ को जलाकर पान खून खोल गया और पूरी शक्ति से गोचू पर भागा। गुर्र, और गोचू के कंधे पकड़कर पान सिंह ने अपनी ओर मोड़ा। अब भागेगा, बता मजा सिखाऊंगा। और जबरदस्त घुसा गोचू के टाँट पर रसीद कर दिया। ले बेटे। लेकिन गोचू भी कोई कम ताकतवर नहीं था। पान सिंह के गुस्से को बुरी तरह हिला दिया। वह संभला और पान सिंह को फुर्ती से पान सिंह की ओर घुमा और अब वह गुस्से में पागल हो उठा था। जब उसने अपना गोरिल्ला जैसे सिर को नीचे किया और गैंडे की तरह भागकर पान सिंह के पेट में एक करारी टक्कर मारी। और अब पान सिंह संभलता गोचू ने एक करारा घूसा पान सिंह के जबड़े पर दिया। लड़ाई का बड़ा खतरनाक मोड़ ले रही थी। बीच में चंद्रभान अपने किले से निकल आया। हाँ हाँ, क्या समय पर आ गया। भेड़िए
और मानव को बुला लूँ, सब मिलकर हमला करेंगे तो पान सिंह नहीं बच पाएगा। उसने अपने गले में लटका जादुई साज मुंह पर रखा और बजाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसकी आवाज़ सुनकर भेड़िए का झुंड चंद्रभान की ओर भागा। देखते ही बड़े खतरनाक और खुखार लग रहे थे। अगले ही पल भेड़िया मानव लंबी लंबी छलांग भरता हुआ वहां पहुंचा। वह भी कम ताकतवर नहीं था। वर्षों जंगल में भेड़िए के साथ रह रहकर वह सख्त जान और खुखार बन गया था। पान सिंह को तीन खतरनाक खतरों के एक साथ सामना करना था। वह अपने प्रिय पान के बगैर क्यों सुपारी भी पान दान गलती से चंद्रमा की गुफा में भूल आया था। जाओ मेरे शेरों, इन मोटे की खाट खड़ी कर दो, इसकी हड्डी पसली बजा दो, उठाए ठाएं। ऐसा लग रहा था जैसे पान सिंह खत्म होने वाला है। पान सिंह एक निडर और बहादुर इंसान था, पर निश्चित कर लिया था मुझे खत्म होना है तो लड़ते लड़ते खत्म होऊंगा। पान सिंह का वफादार दोस्त सुपारी कहाँ था? जी नहीं, सुपारी वहीं था। वह अपनी जान पर खेल कर पान सिंह को बचाने वह जादुई बीन के साथ पता नहीं क्या एक ही रास्ता है। और जादुई बीन अपने होठों पर लगाकर जितनी जोर से हो सकता था बतानी शुरू कर दी। बीन से निकलने वाली ध्वनि जंगली जानवर उन्हें सुन सकते थे और सुपारी के लिए काफ़ी था। और खतरनाक खुखार भेड़िए ने जब यह ध्वनि को सुना तो वह ध्वनि की दिशा में मुड़े और कुछ ही क्षणों में उनका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। उधर भेड़िया मानव को भी ध्वनि सुनी और सुनते ही वह गुस्सा शांत हो गया। वह धीरे धीरे उस बिन की ध्वनि की ओर अग्रसर होने लगा। शैतान चंद्रभान ने भी यह देखा और समझते देर न लगी कि यह माजरा क्या है। वह जल्दी से हार मानने वाला नहीं था। इधर एक बार चंद्रभान ने भी अपनी जादुई साज बजाना शुरू कर दिया और चंद्रभान अपनी पूरी कोशिश की। उसने अपना जादुई बार बार बजाया और जोर लगाकर बजाया, लेकिन इस बार उसके पास जादुई साज तो था, मगर सुपारी के पास जादुई बीन थी जो कि चंद्रभान को के साज से अधिक असरदार थी। और सुपारी लाल बीन से नेक काम के लिए बजा रहा था, इसलिए जीव जंतु निश्चिंत थे। और युद्ध की आवाज़ आसमान अमन और आवाज़ सामना हुआ। और अमन की आवाज़ भगवान की आवाज़, भला उसी के आगे कौन टिकता है। सुपारी की बीन की आवाज़ आखिरकार काम कर गई और खुखार भेड़िए मानव आराम से शांत होकर सुपारी के सामने बैठ गए और जादुई बीन की ध्वनि का आनंद लुटने लगे। और उधर गोचू से अभी निपटना था। उधर गोचू ने एक बिगड़े हुए सांड की तरह पान सिंह पर हमला कर दिया था। घूसे पर घूसा लगा रहा था और उन्हीं घूसों से घूसा खाकर पान सिंह एक राख के ढेर पर जा गिरा। वह राख का ढेर जो गोचू ने पान के पेड़ से जलाया था। और राख के ढेर में पड़ा एक पान का पत्ता नहीं जल पाया था। पान सिंह ने उसे उठाया और खा लिया और वह बन गया असली पान सिंह। अब 1 दर्जन शेरों की ताकत आ गई थी और हाथियों के झुंड से भी भिड़ सकता था। और यह लड़ाई पान सिंह की थी। हर घूसा गोचू पर एक तरह झपोड़ रहा था। उसने अपनी ताकत लातों से भरपूर प्रयोग किया। पान सिंह के थप्पड़ों और घूसों की बौछार लगा दी और आखिर पान सिंह ने अपना सबसे मनपसंद अपरकट घूसा गोचू के जमाया और उस घूसे को खाकर गोचू जमीन पर 10 फुट उछला और नीचे गिरकर बेहोश हो गया। यह देख चंद्रभान समझ गया अब बारी उसकी है, इसलिए उसने वहां से भागने में भलाई समझी। उधर चंद्रमा मंदिर की पुजारी यह सुपारी लाल के पानदान लेकर पहुंच गई और उसे पता था पानदान की क्या विशेषता है, कितनी ज़रूरत है। तभी वह वहाँ लेकर उसने देखा कि उस दुश्मन ने चंद्रभान की जान बचा कर खिसक रहे हैं, तो उसने गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुद उन्हें सबक सिखाने की सोची और
हालांकि वह एक महिला थी पर बड़ी बहादुर थी। बहादुरी से लड़ी, चंद्रभान को थप्पड़ों की बौछार लगा दी। चोर दगाबाज, यह ले तलाक, तुमने अपने किए की सजा भुगतनी होगी। यह जादुई साज शैतानी कामों के लिए नहीं, यह ले तलाक। और उधर लड़ाई जोर पकड़ती जा रही थी। भेड़िए मानव से दोस्ती काट ली। मेरा नाम सुपारी लाल है, सी 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 छू पी। पर इधर पासा पलट गया। पुजारिन महिला साहिबा ने भी कम नहीं थी। बड़े थप्पड़ जड़ दिए आपने मेरे गालों पर। अब मेरी बारी है, मुझे यहाँ से भागने की कोई रोक नहीं सकता, बचाओ। पुजारी ने सहायता के लिए चला रही थी। पान सिंह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि वह शायद चंद्रभान पुजारी को मार दे। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। उधर पर अगर पान सिंह को कुछ नहीं कर रहा था तो और वीर थे। इसे चंद्रभान बिल्कुल भूल गया था। वह था भेड़िया मानव। दर्दनाक चीख सुनकर वह उसकी जिंदगी में पहली बार उसे सुंदर महिला, उसमें दिल पसीजा, पहले दिल धड़का देने वाला प्यार। और फिर गुस्से में चंद्रभान सबक सिखाने के लिए उसकी ओर दौड़ा। उसकी भुजाएं गुस्से से भड़क रही थी। उसने चंद्रभान पर चीते से कूदा और चंद्रभान इस भयानक हमले से अनभिज्ञ था। और भेड़िए मानव ने चंद्रभान की रुई की तरह धुना शुरू कर दी। उसे अपने पहने दांतों और नखूने से चंद्रभान का हुलिया बिगाड़ दिया और कुछ ही मिनटों में पिटाई से उसकी खटिया खड़ी कर दी। उसकी दशा भीख मांग रहा था जब वह भेड़िया मानव उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता। अपना मौका ताड़कर पुजारी ने चंद्रभान के गले में जादुई साज छीन लिया। तुम्हें इस पहना शोभा नहीं देता। और उसके जादुई साज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसका होना खतरनाक है। अब पान सिंह की बारी थी। धीरे धीरे चंद्रभान की ओर बढ़ा और पाठ पढ़ाना चाहता था, जिंदगी भर न भूले। चंद्रभान पान सिंह को मुस्कुराते अपनी ओर बढ़ते देख पान सिंह के इरादे भापते हुए देर न लगी और वहाँ से सिर पर पांव रखकर भागने में अपनी भलाई समझी। क्योंकि पता था कि पान सिंह एक थप्पड़ भी पड़ गया तो वह पापड़ बन जाएगा। उधर शैतान चंद्रभान ने वहाँ से डुबकी लगाई, पर अभी सारी मुसीबत समाप्त नहीं हुई थी। एक समस्या और बाकी थी। सुपारी चंद्रभान को तो हमने हरा दिया, पर हमें भेड़िया मानव को वापस उसके पिता यानी राजा साहब के पास पहुंचाना है। उससे पहले हमें बोलना और तरीके समझाना है। उस्ताद, इस काम में हम कहीं जल्दी प्यार कर सकता है। जी हाँ, भेड़िया मानव और पुजारिन में प्यार हो गया था। पुजारिन को भी भोले भाले खूबसूरत नौजवान से प्यार हो गया था जिसे चंद्रभान के चंगुल से बचाया था। कुछ ही देर में दोनों चांदनी रातों में चांद के नीचे एक दूसरे से प्यार मगर होकर बैठे थे। दुनिया में क्या हो रहा है इस बातों से कभी खबर नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें खतरे के बारे में भी नहीं पता था जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। गोचू अभी तक जिंदा था, वह अब भी नफरत से भरा हुआ था। एक खतरे के रूप में उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। उसने भारी चट्टान को उठाया, उन दोनों की ओर उछाल दिया, लेकिन पान सिंह ठीक समय पर उसे देख लिया और चट्टान के बीच में उसे कैच कर लिया और अगले ही क्षण चट्टान को वापस गोचू पर दे मारा और निशाना ठीक बैठा। वहाँ से भागता हुआ गोचू जब फिर कभी नहीं भाग पाएगा, वह मर चुका था। इस बीच जब राजा साहब अपनी सेना के साथ वहाँ आ गए, राजा साहब, हमें आपकी सेना की कोई ज़रूरत नहीं, अब आप दोनों को आशीर्वाद दीजिए, बारात लेकर आइए। और इस प्रकार भेड़िया मानव यानी राजा साहब के लड़के पुजारिन की शादी हो गई। पुजारिन खुश का ठिकाना न था। राजा साहब की खुशी से झूम उठे क्योंकि कई सालों बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया, साथ में बहू भी ले आया। पान सिंह सुपारी सिंह का खूब आदर सत्कार किया गया। डटकर खाने पीने के बाद, उस्ताद, मैं सोच रहा था आप जब भी शादी कर लेनी चाहिए। तुम यह सोचना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें एक घूसा मार दूंगा। समाप्त दोस्तों।